वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे BSPHCL टेक्नीशियन पेपर का मॉक टेस्ट 10। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 9 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और इन 9 वीडियो में प्रत्येक वीडियो से आपके एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स जरूर पूछे जा रहे हैं। इसलिए उन वीडियो को एग्जाम देने से पहले आप जरूर देख के जाएं। और यह सीरीज का लास्ट वीडियो है 10वां, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे आपको एग्जाम में लगभग 8 से 10 मार्क्स या 12 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। और इस सीरीज के बाद हमारे द्वारा प्रत्येक दिन लगभग आपको 10:30 बजे, ठीक टाइम याद रखिएगा, 10:30 बजे 200 क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है आपके एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम है तब तक हमारे द्वारा 200 क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है। और उन 200 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में लगभग 20 से 22 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कितना? 20 से 22 मार्क्स। इसलिए हो सके तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी यह चैनल भेज दें ताकि वो भी ये सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मैं उन वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा और जो पूछे जा रहे हैं, जैसे सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, DC मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सारे चैप्टर को ही मैं कवर करने वाला हूं, ताकि उनसे जो प्रश्न बनेंगे हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और आप लोगों को यह सेट दे देता हूं, जो कि आज रात 7 बजे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, DC मशीन में कम्यूटेटर का सेगमेंट डैश से बना होता है। तो यह बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन बताया जाता है और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और यहाँ पे हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को दे दिया गया है, जो कि आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास कम समय है। इसलिए आपको यह वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर की स्लिप 4% है तो रोटर की दक्षता कितनी होगी? तो इसकी दक्षता जो होगी 96% होगी। यहाँ पे कैसे निकलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। हमारा अगला प्रश्न है, एक काउंटर डिजिटल सर्किट में क्या करता है? तो यह करता है इनपुट पल्स की संख्या गिनती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच मैग्नेटिक कपलिंग को डैश द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह बेहतर बनाया जा सकता है कोर के रूप में उच्च प्रागम्यता वाली सामग्री का उपयोग करके। दोस्तों, ये जो एक्सप्लेनेशन है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इन एक्सप्लेनेशन को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख भी लें और सारे वीडियो को देख लें, क्योंकि ये सारे वीडियो से आपको लगभग 35 प्लस मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए इन सारे वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और जो एक्सप्लेनेशन है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए उन सभी को भी पढ़ के ही एग्जाम देने जाएं। अगला प्रश्न है, एक ऑसिलेटर और एक एम्पलीफायर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसके बीच मुख्य अंतर है, ऑसिलेटर को इनपुट सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि लाइन की लंबाई बहुत अधिक है तो उसे डैश माना जाता है, तो उसे माना जाता है लॉन्ग लाइन। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मोटर में टॉर्क और पावर के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच जो संबंध है P बराबर TW होता है। मतलब P बराबर पावर होता है और T बराबर जो होता है टॉर्क होता है और W बराबर कोणीय गति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में यदि लोड का पावर फैक्टर यूनिट है तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डैश होता है। तो यह पूरी तरह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रैक मतलब ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट डैश है। तो यह है 2 ACR जो समानांतर में विपरीत दिशा में जुड़े हों।
दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप जरूर से जरूर एग्जाम देने से पहले देख लें, क्योंकि इनसे जो प्रश्न बन रहे हैं हूबहू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लगभग आपको 10 सेट से 35 प्लस मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए 10 सेट को आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लें। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन को भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन रहा है और हमारे पास काफ़ी कम समय है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अब आप लोगों के लिए 200 क्वेश्चन का सीरीज चलाना है, क्योंकि उससे आपको 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए उन वीडियो को भी आप देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपल्सन मोटर डैश के सिद्धांत पर काम करती है। तो यह काम करती है प्रतिकर्षण पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्किन इफेक्ट किस प्रकार की सप्लाई में अधिक प्रमुख होता है। तो यह होता है उच्च फ्रीक्वेंसी एसी पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 100 वाट 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका होगा 400 ओम प्रतिरोध होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कैसे निकलेगा, आप एक्सप्लेनेशन में देखते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में दक्षता अधिकतम तब होती है जब क्या होता है। तो वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कोर और वाइंडिंग के बीच डैश इंसुलेशन प्रदान किया जाता है। तो यह कागज, प्रेस बोर्ड या पोर्सिलिन का किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पैरेलल रेजोनेट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर डैश होता है। तो यह होता है R√C/L। दोस्तों वीडियो अगर जो स्लो चल रहा होगा तो आप वीडियो फास्ट मोड में देखकर ही एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि अगर जो आप लोगों को ज़्यादा कम समय है आप लोगों के पास, तो सारे वीडियो को फास्ट मोड पर करके आप देख लें। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप जितना हो सके सारे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो से 6 से 7 मार्क्स पूछा जा रहा है, ये आपको याद रखना है। किस मोटर का उपयोग वैक्यूम क्लीनर में किया जाता है। तो यह किया जाता है हाई स्पीड यूनिवर्सल मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट पिचिंग का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका मुख्य लाभ है हार्मोनिक्स को कम करना और कॉपर की बचत करना, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग 10 kVA है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है इसके आउटपुट का वोल्टेज और करंट का गुणनफल 10,000 है। हमारा अगला प्रश्न है, एक JFET का ट्रांसकंडक्टेंस डैश का अनुपात होता है। तो यह अनुपात होता है ड्रेन करंट में परिवर्तन बटा में गेट सोर्स वोल्टेज में परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। तो यह सुधारा जा सकता है लंबी क्रॉस आर्म का उपयोग करके, गार्ड रिंग का उपयोग करके, इंसुलेटर डिस्क की ग्रेडिंग करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में लैंप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच के मुख्य अंतर को डैश की संख्या दी गई है। तो इसे समानांतर पथों की संख्या दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर और स्टेटर के बीच पावर का स्थानांतरण डैश होता है। तो इसमें पावर का स्थानांतरण होता है इंडिकेट रूप से, चुंबकीय रूप से। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव के लिए RMS मान डैश होता है। तो यह होता है पीक मान बटा में √2। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और प्रत्येक वीडियो से आपको 6 से 7 मार्क्स मिल रहे हैं। और यदि कोई हमारा वीडियो 10 सेट देख लेता है तो उसके 35 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसलिए इन 10 वीडियो को आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें। और हमारा जो 200 क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है, जो प्रत्येक दिन आपको 10:30 में मिल जाएगा, इससे आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और हम अपने दोस्तों में भी हमारे इस चैनल को भेज दें, क्योंकि उनको भी इन क्वेश्चन से लाभ मिल सके। इसलिए आप उन्हें भी ये चैनल हमारा चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, एक
MCB मिनीएचर सर्किट ब्रेकर डैश से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नॉट गेट को डैश भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है इन्वर्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि VYF का अनुपात को स्थिर रखा जाता है तो होता है, क्या होता है, कोर में फ्लक्स घनत्व स्थिर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC सीरीज मोटर का फील्ड वाइंडिंग डैश से बना होता है। तो यह मोटे तार के कम टर्न से बना होता है। दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन है वे आप पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक फोटोडायोड डैश में काम करता है। तो यह काम करता है रिवर्स बायस में। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज सिस्टम में यदि लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है तो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज क्या होगा। तो यह 240 वोल्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप कैसे निकलेगा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप इसे देखकर ही एग्जाम देने जाएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। थ्योरी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग आपको 50 में से 45 थ्योरी पेपर से है और 4-5 क्वेश्चन जो है नॉमरिकल है, इसलिए थ्योरी पर आप ज़्यादा जोर देंगे और नॉमरिकल जो मैं बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए उन नॉमरिकल को भी आप याद रखेंगे। एक पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करना, पावर फैक्टर में सुधार करना, ट्रांसमिशन लॉस को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डैश पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है लोड के पावर फैक्टर पर और लोड करंट पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्टर के माध्यम से बहने वाला करंट अचानक नहीं बदल सकता, क्योंकि यह होता है क्योंकि लेंज के नियम का उल्लंघन करेगा, क्योंकि इससे अनंत वोल्टेज उत्पन्न होगा, इसीलिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की घूमने की दिशा डैश द्वारा निर्धारित होती है। तो यह निर्धारित होती है घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मशीन में पॉल शूज का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना, फील्ड कॉइल्स को सहारा देना, रिएक्टेंस को कम करना, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में यदि स्लिप 0 है तो रोटर में प्रेरित EMF कितना होगा। तो यह होगा 0 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कोर लॉस को डैश कहा जाता है। तो इसे कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो से मिल रहे होंगे, तो ये सारे वीडियो इसलिए क्वेश्चन बने हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे बहुत बार जा रहे हैं, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपके ये क्वेश्चन कभी छूटे ना। एक सिंक्रोनस मोटर में V वर्क डैश के बीच खींचा जाता है। तो यह खींचा जाता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, एक थर्मोकपल का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो यह मापा जाता है तापमान को। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑप एम्प में ऑफसेट वोल्टेज क्या है। तो यहाँ ऑफसेट वोल्टेज है आउटपुट को शून्य करने के लिए इनपुट टर्मिनलों के बीच लागू किया जाने वाला छोटा सा DC वोल्टेज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक RL सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा होता है। तो यह होता है 1 से कम और लैगिंग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC शंट मोटर में यदि सप्लाई वोल्टेज को 10% बढ़ा दिया जाए तो मोटर की गति क्या होगी। तो यह लगभग अपरिवर्तित रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। तो यह होता है ओपन सर्किट टेस्ट पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर टॉर्क अधिकतम कब होता है। तो यह होता है जब रोटर प्रतिरोध बराबर स्लिप गुना स्टैंड स्टील रिएक्टेंस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक N चैनल
एनहांसमेंट मोड में संचालन शुरू करने के लिए डैश होता है। तो यह होता है गेट पर एक थ्रेशोल्ड से अधिक पॉजिटिव वोल्टेज आवश्यक है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते चलेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर में फिक्स्ड कॉइल को डैश कहा जाता है। यह कहा जाता है करंट कॉइल। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिस और एडी करंट लॉस को एक साथ डैश कहा जाता है। तो यह आयरन लॉस या कोर लॉस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग दोनों का उपयोग करने से क्या होता है। तो यह प्रेरित ईएमएफ का परिणाम घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फोटोवोल्टेइक सेल डैश को डैश में परिवर्तित करता है। तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है करंट एकत्र कर देना और रेक्टिफिकेंस बटा में इन्वेक्टिंग, मतलब ये तीनों कार्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में DOL स्टार्टर का उपयोग करने पर स्टार्टिंग करंट क्या होगा। तो यह होगा फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो आर्क की लंबाई बढ़ाना, आर्क को ठंडा करना, आर्क को स्प्लिट करना, ये तीनों विधि की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीजेटी में सबसे अधिक डोपिंग वाला क्षेत्र कौन सा होता है। तो यह अमीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में किस पर काम नहीं करता है। तो यह काम नहीं करता है डीसी सप्लाई पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में रोटर पर डैश होती है। तो इस पर होती है फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में यदि लोड बढ़ता है तो आर्मेचर करंट क्या होता है। तो यह बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एनर्जी मीटर को डैश को मापा जाता है। एनर्जी मीटर से मापा जाता है ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में यदि फील्ड करंट को बदला जाता है तो क्या स्थिर रहता है। तो यह गति स्थिर रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक घर की वायरिंग में सभी सर्किट डैश से संरक्षित होते हैं। तो यह संरक्षित होते हैं फ्यूज या एमसीबी से। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थिति में प्राइमरी इनपुट पावर लगभग डैश के बराबर होता है। तो यह होता है आयरन लॉस के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति स्लिप बढ़ने पर क्या होगा। तो यह बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च क्यों होता है। तो यह होता है क्योंकि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ शून्य होता है और आर्मेचर करंट अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर ब्रास को तिरछा क्यों रखा जाता है। तो यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्रॉगिंग को कम करने के लिए होता है, मैग्नेटिक हम को कम करने के लिए होता है, अधिक समान टॉर्क प्रदान करने के लिए होता है इसलिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की ओसी और एससी करेक्टरिस्टिक का उपयोग डैश की गणना के लिए किया जाता है। तो यह वोल्टेज रेगुलेशन और सिंक्रोनस इम्पीडेंस के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फुल वेव रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड डैश के लिए संचालन करता है। तो यह आधे साइकिल के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी डैश से जुड़े होते हैं। तो यह जुड़ा होता है इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक दोनों के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसी सर्किट में एक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। तो यह होता है VI cos फाई के बराबर, मतलब cos फेस के बराबर। एक हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है। तो यह होता है घूर्णन की दिशा में शिफ्ट हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, एक RLC सीरीज सर्किट में यदि XL बराबर XC है तो सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। तो यह 1 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने की सबसे आम विधि क्या है। तो यह विधि है फील्ड फ्लक्स नियंत्रण विधि और आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का पिच फैक्टर डैश के लिए 1 से कम होता है। तो यह होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में
कोर की लेमिनेशन एक दूसरे से डैश द्वारा इंसुलेटेड होती है, तो यह होता है वॉशिंग की पतली परत के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग मोटर का रोटर प्रतिरोध डैश होता है, तो यह होता है स्क्वायरल केज मोटर से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डैश भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी क्या है, तो इसका होता है प्लांट क्षमता माइनस अधिकतम मांग। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में यदि फील्ड और आर्मेचर दोनों के टर्मिनलों को उलट दिया जाए तो मोटर क्या होगा, तो उसी दिशा में चलती रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक 1:5 स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी करंट 2 एम्पियर है तो प्राइमरी करंट कितना होगा, तो यह होगा 10 एम्पियर के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर को बस बार से जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोल्टेज समान हो, फ्रीक्वेंसी समान हो, फेज सीक्वेंस समान हो, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में अशुद्धि परमाणु को डैश कहा जाता है, तो यह कहा जाता है डोनर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में मेकिंग कैपेसिटी हमेशा उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी से डैश होती है, तो यह होती है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्रेन और होइस्ट में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है, तो यह कार्य है फेज शिफ्ट करना और टॉर्क बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर कोर लिमिटेड क्यों होता है, तो यह होता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में बीदर में उपयोग होने वाले ताजी सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, सूखी अवस्था में यह नीली होती है और नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पीएन जंक्शन में रिवर्स बायोस में डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितनी होती है, तो यह बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है, तो यह होता है डीमैग्नेटाइजिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट से डैश निर्धारित होता है, तो यह निर्धारित होता है फुल लोड कॉपर लॉस और समतुल्य इम्पीडेंस का। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है, तो यह होता है मोटर के चलने पर उत्पन्न होता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, गति के समानुपाती होता है, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति पर टॉर्क होता है, तो यह 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बीजेटी में अल्फा और बीटा के बीच संबंध होता है, तो यह होता है बीटा बराबर अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा। ये आपको याद रखना है, सूत्र हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वोल्ट मीटर में प्रेशर कॉइल में डैश होता है, तो यह होता है उच्च प्रतिरोध और कम इंडक्टेंस। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ उपयोग किया जाता है एक अलग स्टार्टिंग मोटर का और डैम्पर वाइंडिंग का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कोर का प्रकार डैश हो सकता है, तो यह होता है कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप, ये तीनों टाइप के होते हैं एक ट्रांसफार्मर में कोर का प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, तो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में प्रेरित करंट की दिशा डैश द्वारा दी जाती है, तो यह दिया जाता है लेंज का नियम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक जनरेटर डायोड में ब्रेक डाउन डैश के कारण हो सकता है, तो यह हो सकता है जेनर प्रभाव और आल्वा प्रभाव, ये दोनों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक एससीआर में गेट करंट हटाने के बाद भी एससीआर चालू रहता है, इस गुण को डैश कहते हैं, तो इसे लैचिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूविंग आयरन उपकरण डैश को माप सकता है, तो यह एसी का आरएमएस मान और डीसी मान दोनों माप सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में यदि एक्साइटेशन को बदला जाता है तो डैश बदलता है, तो यहाँ बदलता है रिएक्टिव पावर। हमारा अगला प्रश्न है,
एक डीसी शंट मोटर की गति को डैश द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है फील्ड रिओस्टेट के द्वारा और आर्मेचर रिओस्टेट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला प्रश्न है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट मिलकर डैश निर्धारित करता है। तो ट्रांसफार्मर के सभी पैरामीटर को निर्धारित करता है, वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करता है और दक्षता को निर्धारित करता है, यानी उपयुक्त में से सभी। और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सीरीज जो 10 सेट का चल रहा था यह समाप्त होता है। अब हम आप लोगों से मिलेंगे 200 क्वेश्चन का सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम तक चलेंगे। और ये 200 क्वेश्चन से आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। तो जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इनसे आपको लगभग 20 से 22 मार्क्स मिलेंगे और यह सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।